हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकांक्षा एकेडमी। आज का हमारा जो वीडियो है वो बेस्ड है राष्ट्रीय महिला आयोग पर। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो देखिए नए सिलेबस के अनुसार आयोग को शामिल किया गया है और इसी कड़ी में हम लोग आयोग का ये दूसरा वीडियो पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग पर बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस आयोग की स्थापना की कब की गई, इसका गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अंतर्गत इस आयोग का निर्माण किया गया। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 और किस धारा के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी जो स्थापना की गई वो 30 जनवरी 1992 के दिन इसकी स्थापना की गई। तो इस तारीख को आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं कि जो आयोग है वो किसके अंतर्गत काम करेगा, किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा। तो ये जो आयोग है वो काम करेगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके स्वरूप की यदि हम बात करें तो ये एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है या कैसा आयोग है, ये एक प्रकार का सांविधिक निकाय, क्योंकि इसका निर्माण संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है। आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आयोग है राष्ट्रीय महिला आयोग, ये किस प्रकार का निकाय है। ऑप्शन आ सकता है सांविधिक निकाय या फिर संवैधानिक निकाय। तो आप याद रखिए एक प्रकार का सांविधिक निकाय। ठीक है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय में आखिर क्या अंतर है। ठीक है, तो आप इसको वहाँ समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के विषय में कि इसकी संरचना कैसे, आयोग की किन किन लोगों से मिलकर ये आयोग पूरा बना है। ठीक है, तो इसमें एक अध्यक्ष रहेगा, 5 सदस्य रहेंगे और एक सचिव। तो इस प्रकार 7 सदस्यों से मिलकर इस आयोग की पूरी संरचना कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयोग के सदस्य, आयोग के जो अध्यक्ष हैं और उसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल आखिर कितने वर्षों का होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप ध्यान रखिए। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होगा, 3 वर्षों का इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण देखते हैं हम, आयोग के जो अध्यक्ष है और सदस्यों, आयोग के जो अध्यक्ष हैं साथ ही साथ सदस्य, उनकी नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें और पद की अवधि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये इनका निर्धारण किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार आयोग जो है वो रिपोर्ट किसको सौंपेगा। तो ये पूरी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, केंद्र सरकार को ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसका मुख्यालय आखिर कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर इस आयोग के जो अध्यक्ष है, सदस्य है, आखिर इनकी सेवा शर्तें और इनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहली योग्यता तो ये होना चाहिए कि जो आयोग है, आयोग का जो अध्यक्ष है वो महिलाओं के हितों के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध होना चाहिए। ठीक है, ये तो पहली इसकी योग्यता हो गई। साथ ही साथ इसकी अगली हम योग्यता देखेंगे कि अध्यक्ष पद के लिए किन किन तरह की योग्यता होनी चाहिए। तो दूसरी योग्यता है ये 5 सदस्य, साथ ही साथ जो 5 सदस्य होंगे वो आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन में अनुभव रखने वाले व्यक्ति हो, विधि, प्रबंधन एवं महिलाओं के कार्यरत स्वयंसेवी संगठन आदि से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो 5 सदस्य होंगे वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पदों पर होना चाहिए, मतलब ऐसे क्षेत्रों से होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, मतलब अपने क्षेत्र में अनुभव रखते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आयोग का जो सचिव रहेगा, प्रबंधन, सामाजिक आंदोलन अथवा संस्थापक संरचना के क्षेत्र में विशेषज्ञ कोई व्यक्ति हो। ठीक है, केंद्र संघ सरकार के अंतर्गत लोक सेवा में कार्यरत कोई अधिकारी जिसे पर्याप्त अनुभव प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति एससी वर्ग और अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग का एक एक व्यक्ति और 5 सदस्य उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इन्हें आप याद रख लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक प्रकार के क्लास नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं एमपीपीएससी के दृष्टिगत रखते हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्यकाल और पदावधि के बारे में। तो सामान्यतः मैंने अभी बताया कि इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होगा, 3 वर्षों का होगा। लेकिन जो सदस्य सचिव, उसको छोड़कर आयोग का अध्यक्ष कोई भी सदस्य सरकार को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, सचिव को छोड़ करके जो भी अध्यक्ष होगा या फिर उसका जो सदस्य होगा सरकार को लिखित रूप से अपना त्यागपत्र भी वो दे सकता है। ठीक है, और केंद्र सरकार को यदि वो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ लगती है कि केंद्र सरकार को ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार
इन व्यक्तियों को, अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो, उनको अपने पद से हटा भी सकती है। तो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली परिस्थिति तो ये हो गई कि अध्यक्ष और सदस्य को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। ठीक है, तो यदि वो दिवालिया घोषित कर दिया गया होगा तो अपने पद से हट सकता है। साथ ही साथ ऐसे अपराध का दोष सिद्ध हुआ हो जो केंद्र सरकार की दृष्टि से अनैतिक हो, मतलब ऐसे कार्य उसने कर दिया गया हो जो अनैतिक हो और केंद्र सरकार ऐसे अपराध में वो दोष सिद्ध पाया गया हो। ठीक है, साथ ही साथ मानसिक रूप से अवरुद्ध हो जिसकी घोषणा सक्षम न्यायालय द्वारा की गई हो, मतलब कि मानसिक रूप से वो कार्य करने में असक्षम हो, अस्वस्थ हो, जिसकी घोषणा सक्षम जो न्यायालय है उसके द्वारा कर दी गई हो कि ये मानसिक रूप से ये व्यक्ति काम करने में अयोग्य है, अस्वस्थ है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को उस केंद्र सरकार हटा सकती है। ठीक है, आयोग को सूचित किए बिना लगातार 3 बैठकों में वो अनुपस्थित रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी केंद्र सरकार अध्यक्ष या सदस्य को अपने पद से हटा सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आयोग को सूचित किए बिना, मतलब 3 जो बैठकें होती है उन 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा, लगातार जो 3 बैठकें होती है उनमें वो अनुपस्थित रहा हो तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उसे हटा सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आयोग के किसी सदस्य या अध्यक्ष को तब तक पदमुक्त नहीं किया जा सकता तब तक कि उन्हें सुनवाई का तार्किक अवसर ना दिया गया हो। ठीक है, मतलब कि पद से देखिए यदि उस मान लीजिए ये जितने भी हमने जो बताए हैं, यदि दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ये इस अनैतिक कार्य कर दिया गया हो, यदि इस प्रकार से कोई भी अनैतिक काम उसने किया हो तो लेकिन फिर भी उसे सुनवाई का पर्याप्त उसे अवसर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनके कार्य और कर्तव्यों के बारे में। तो देखिए पहला कार्य है संविधान कानूनों के माध्यम से महिलाओं के उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपाय से जुड़े संबंधित मामलों की जांच एवं परीक्षण करना। ठीक है, मतलब जो संविधान से जुड़े हुए, संविधान या फिर कानून के माध्यम से जो महिलाओं को जो उपलब्ध कराए गए जो सुरक्षा उपाय हैं उनसे संबंधित जितने भी जो मामले आते हैं उनकी जांच करना, महिलाओं से रिलेटेड या फिर उनका परीक्षण करना है, तो ऐसे सभी काम को ये लोग करते हैं। साथ ही साथ संघ एवं राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन भी करना होता है, मतलब महिलाओं के विकास से क्या क्या, विकास के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं उनका मूल्यांकन करना, तो इससे संबंधित ये भी काम भी करते हैं। साथ ही साथ महिलाओं से जुड़े किसी भी मामले पर सरकार को समय समय पर रिपोर्ट भेजना होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण है कि दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करना, ये भी उसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो प्रतिवेदन होता है और जो रिपोर्ट होता है किसको सौंपते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आयोग होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग होगा, ये अपने प्रतिवेदन जो है वो किसको सौंपेगा, तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के संबंध रखवाएगा। वहाँ रिपोर्ट का कोई भाग राज्य सरकार से संबंध है तो राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजता है। ठीक है, यदि राज्य का होगा तो राज्यपाल को भेजेगा, यदि तो फिर इस प्रकार संसद के माध्यम से, संसद के जो पटल होता है राज्यसभा लोकसभा, उसके माध्यम से रिपोर्ट को वहाँ पर रखवाएगा। ठीक है, और फिर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी कि महिलाओं के संबंध में आगे और कौन कौन से अच्छे काम करना चाहिए, उनके हितों से जुड़े हुए कौन कौन से काम करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आयोग की शक्तियाँ हैं। तो आयोग की शक्तियाँ क्या है, तो देखिए आयोग को सिविल शक्तियाँ प्राप्त है। सिविल यानी कि जो शक्तियाँ होती है वो शक्तियाँ प्राप्त होती है, जैसे जो कोर्ट होता है उसको जो उसकी जो शक्तियाँ प्राप्त होती है उसी प्रकार ये जो आयोग है उसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, क्योंकि हम मध्य प्रदेश राज्य आयोग की परीक्षा दे रहे हैं, एमपीपीएससी दे रहे हैं, तो इससे मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत इसका गठन किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के अधीन किया गया। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो है, आप तारीख याद रख कर लीजिए, 23 मार्च 1998 को। ठीक है, उसका जो मुख्यालय की बात करें तो ये भोपाल में स्थित है। आयोग 7 सदस्यों से मिलकर बना है, जिसमें 6 सदस्य जो अशासकीय तथा एक शासकीय कैसा रहेगा, शासकीय रहेगा। ठीक है, और नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, कार्यकाल भी 3 वर्षों का होगा, जिस प्रकार हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में अध्यक्ष और उसके सदस्यों की देखा था, तो यहाँ पर भी 3 वर्षों का इनका कार्यकाल है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट क्वेश्चन देखते हो जो एमपीपीएससी में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम
अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो जयंती पटनायक है, 1992 से 1995 तक इनका कार्यकाल है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, और अन्य अध्यक्षों की यदि बात करें तो इनकी बात कौन थी, मोहिनी गिरी, विभा पार्थसारथी, पूर्णिमा आडवाणी, गिरिजा व्यास, ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की। इनके अध्यक्ष कौन है, तो ये कौन है, कृष्णकांत तोमर। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन है, शोभा ओझादी है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो ये श्रीमती रेखा शर्मा है। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो आयोग है वो समाप्त तो होता है। इसी कड़ी में आगे हम लोग दूसरे आयोगों पर, जितने भी एमपीपीएससी में जो संबद्ध जो आयोग है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा ये हमारा ये आयोग का वीडियो, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।